बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। नून लीग के अंदर धड़ा अब खुलकर सामने आ चुका है। आज मियां शहबाज शरीफ गुलदस्ता लेकर मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के लिए चले गए और इन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी को वापस लाने के लिए कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन मौलाना, मरियम नवाज और शाहिद खाकान अब्बासी एक ग्रुप बन चुके हैं और शहबाज शरीफ दूसरा ग्रुप। इन जमातों को सरबराही इजलास में बुलाने की कोई तजवीज़ मौजूद नहीं है। इजलास होगा, तमाम सरबराहान जो पीडीएम का हिस्सा हैं वो उसमें बैठेंगे और वही उसके बारे में सोचेंगे और फैसला करेंगे। अभी तक तो हमने उनको यही कहा है कि आप अपने उन फैसलों पर नजरसानी करें। आपसे जल्दबाजी हो गई है और ज़रूरत से ज़्यादा आपने जो मौक़िफ़ लिया है उसमें पीडीएम की तरफ से आपका पूरा एहतराम रखा गया है, लेकिन आपके जवाब ने पीडीएम की तौहीन की है। इसका इजाला आपको करना हो। पीपल्स पार्टी की क़ियादत अभी मैच्योर नहीं है कि वो उस प्रोटोकॉल को फॉलो कर सके जो सियासतदानों के दरमियान हुआ करता है। शहबाज साहब ने जो रात को डिनर होस्ट किया था वो पीडीएम का डिनर नहीं था। वो बतौर ऑपोजिशन लीडर उन्होंने अपने फ़राइज़ की जो जिम्मेदारियां जो थी उसकी अदायगी के लिए वो किया था। बजट सेशन का प्लानिंग थी वो, उससे पीडीएम का कोई लेना देना नहीं है। पीडीएम का मौक़िफ़ आज भी इंटैक्ट है। पीएमएलएन का भी वही मौक़िफ़ है जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा, और पीडीएम का भी वही मौक़िफ़ है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो इन दो चीज़ों को आप मिक्स न करें। पीडीएम के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बड़ी वजाहत से कहा है अपने फैसले पर नजरसानी करें, जो एतमाद आपने तोड़ा है उस एतमाद को बहाल करें। पीडीएम एक बयानिया था, अगर आप उसके एतमाद वहाँ पर कायम नहीं है तो फिर आपकी पीडीएम में जगह नहीं। कि पीडीएम कोई रिवॉल्विंग डोर पॉलिसी नहीं है कि उसका एतमाद भी तोड़े और बाहर निकल जाए और फिर आपको तकलीफ हो तो वापस अंदर आने की कोशिश करें। दरवाजे बंद हैं, दरवाजा उस वक्त खुलेगा जब आप पीडीएम का एतमाद बहाल करेंगे। वजाहत तलब की थी, वो कागज जो फाड़े थे उनको जोड़कर पढ़े और उसकी जो वजाहत हमने तलब की थी उसका जवाब दें। शाहिद खाकान अब्बासी ने धमकी दे दी है, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वापस आती है तो ये पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल के ओहदे से मुस्ताफी हो जाएंगे, और मरियम नवाज ने इस धमकी को हकीकत मान ली। शाहिद खाकान अब्बासी ने उसी मौक़िफ़ को आर्टिकुलेट किया जो पीएमएलएन का मौक़िफ़ है, जो मेरा मौक़िफ़ है और जो पीडीएम का मौक़िफ़ है। जो उनको शो कॉज नोटिस इशू हुआ था उसका जवाब अभी तक नहीं आया, तो जब वो जवाब आएगा तब बैठ के देखेंगे वो कितना सॉलिड जवाब है, उसका क्या करना है। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बिल्कुल सही बात की। क्या नून लीग की तकसीम अब पीडीएम तक पहुंच चुकी है? ये हमारा आज का इशू होगा और मुल्क की माशी हालत बहुत मजबूत है, इस पर हुकूमत डट गई है। रेमिटेंस 5.4 अरब डॉलर पिछले साल से ज्यादा तरसीलाते ज़र पाकिस्तानी भेज चुके हैं। ये 6-6.5 अरब डॉलर तक, तकरीबन 6.5 अरब डॉलर की इंक्रीज आएगी। एक्सपोर्ट्स जो हैं वो अभी तक जितनी हमारी ग्रोथ हो चुकी है, साल खत्म होगा तो इंशाल्लाह आपको नजर आएगा कि 10% से ज्यादा की एक्सपोर्ट ग्रोथ है। ज़राअत के ऊपर आ जाएंगे। गंदम, पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा गंदम पैदा हुई, पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा मकई पैदा हुई, पाकिस्तान की तारीख की सबसे ज्यादा चावल पैदा हुआ। गन्ना जो है वो बम्पर क्रॉप हुई। मजमूई तौर पर अभी तक जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का इजाफा हो चुका है वो तकरीबन 9% का इजाफा हो चुका है। तो इस साल का मसलन अगर मैं अप्रैल का सिर्फ मुवाजना कर दूं तो 20% से ज्यादा ग्रोथ है आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। फिर एक बहुत बड़ा सेक्टर जो सर्विसेज सेक्टर के अंदर फॉल करता है वो कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन एज अ होल का कोई हाई फ्रीक्वेंसी डेटा हमें नहीं मिलता है। प्रॉक्सी क्या यूज करते हैं जी? सीमेंट से। हर महीने अखबारों में रिपोर्ट हो रहा है रिकॉर्ड सेल्स हो गई, रिकॉर्ड सेल्स हो गई, ये महीनों से चल रहा है। इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर जो कर्जे लेता है वो एक कंसिडर किया जाता है सनती एक्टिविटी का, खास तौर पे सरमायाकारी का एक अच्छा इंडिकेटर समझा जाता है। तो 60% इजाफा हुआ है प्राइवेट सेक्टर के, यानी निजी सेक्टर के कर्जे जो उन्होंने लिए उसमें 60% इजाफा हुआ है। अगर ये कॉन्फिडेंस देखा जाए तो मुल्क वाकई माशी लिहाज से टेक ऑफ कर रहा है, लेकिन असल हकीकत क्या है हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ ऐसे इकबाल साहब तशरीफ रखते हैं, वज़ीर दाखिला थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में और सेक्रेटरी जनरल है पार्टी के। ऐसे साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये फरमाइएगा, एक तो आपकी जो खबर थी कि अमरीकी अड्डा दे दिया पाकिस्तान ने, उसकी तो तरदीद हो गई, तो अब आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? फिर शहबाज, देखिए हमें बहुत तशवीश है। पाकिस्तान के जो कलीदी मफादात हैं उनके हवाले से जो कुछ ये हुकूमत कर रही है, पार्लियामान को बिल्कुल अंधेरे में रखा जा रहा है।
अगर इस हुकूमत से हमने कश्मीर के हवाले से तवज्जो दिलाओ नोटिस पे सवालात पूछे, हमने कहा जी आप हमें बताइए कि क्यों कर भारत को ये जुर्रत हुई कि उसने 2019 में वो कदम उठाया जो 72 साल में वो नहीं उठा सका था। कोई जवाब नहीं। हमने कहा जनाब इसी ऐवान ने ये करारदाद पास की थी और हुकूमत से मुतालबा किया था कि फौरी तौर पे इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का खसूसी इजलास इस्लामाबाद में कश्मीर के मसले में बुलाया जाए। 2 साल हो गए हैं, आपने क्या किया? लेकिन अड्डे की बात हमने ये पूछा कि भारत के साथ आपके अखबारात में खबरें हैं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, उसकी तस्दीक कर दें या तरदीद कर दें? कोई जवाब नहीं। हमने सवाल पूछा कि अमेरिका के साथ पूरी आपकी खुद खबरें हैं कि जनीवा में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स जो हैं दोनों ममालिक के, उनका बातचीत हुई है और आपने मुआहदे किए हैं अमेरिका और पाकिस्तान। जी, अमेरिका और पाकिस्तान की। वो मुआहदे की तफसील क्या है? पार्लियामान को तो बताइए। आगे जनरल मुशर्रफ भी इसी तरह कर गए और वो जंग पाकिस्तान पे हम पिछले 20 साल फिर भुगतते रहे। वैसे जिनेवा में किस किस की मुलाकात हुई? वैसे जो अखबारी इतलात हैं उसके मुताबिक तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स जो हैं दोनों ममालिक की, उनकी मुलाकात अमेरिका और पाकिस्तान के। अमेरिका और पाकिस्तान की। लेकिन उसमें किसी जगह अड्डे का जिक्र कश्मीर पे भी उस खबर में अड्डे का कोई जिक्र देखिए। उसके बाद तो सेनेट अड्डा दे दिया अमेरिका को। सेनेट में जो अमेरिका की सेनेट है, वहां जो सेनेटर्स ने बयान दिया, उन्होंने कहा जी हमें पाकिस्तान ने एरियल एंड ग्राउंड एक्सेस दी है। अब ये चीज काबिले तशरी है कि जो ग्राउंड एक्सेस दी है, अच्छा वो अगर गुजरगाह है तो किस नौयत की है? जनरल मुशर्रफ ने जब गुजरगाह दी, हमारी सारी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। हैवी इक्विपमेंट जो डिफेंस का वहां से जाता था, हमने तो उन रोड्स की रिपेयर का कोई टोल भी नहीं लिया उनसे। ठीक हो तो आप अपनी खबर पे कायम है कि पाकिस्तान ने कोई हवाई अड्डा? देखिए, हम ये कहते हैं कि जो भी मामलात हैं अमेरिका के साथ पाकिस्तान से, अमेरिका में बहस हो रही है ना, वहां की सेनेट को वो मुतला कर रहे हैं कि हमने क्या सहूलत पाकिस्तान से ली है। अमेरिका की सेनेट को पता है, पाकिस्तान की पार्लियामेंट बेखबर है। तो आपको अभी भी आपको यकीन है कि हमने कोटा दिया हुआ? जब तक हुकूमत ट्रांसपेरेंट बयान नहीं देती तो हमें क्या नहीं, वो तो उन्होंने पुरानी बात की है। अभी भी जो उनका बयान है वो बहुत एम्बिगुअस है। हम जानना चाहते हैं कि इन्होंने क्या टर्म्स के ऊपर वहां पे तय किया। अच्छा ये फरमाइए सर, ये जो पीडीएम के इशू पे भी अब तो मियां शहबाज शरीफ साहब और मरियम साहबा, लेकिन मैं एक बात बताऊं चौधरी साहब, देखिए जब आप किसी मुल्क को इकोनॉमिकली पंक्चर कर देते हैं ना, फिर आप उसको घुटनों के बल ला के अपनी शराइत मंगाते हैं। कहीं सीपैक सरेंडर हो रहा है, कहीं कश्मीर सरेंडर हो रहा है, कहीं गुजरगाहें सरेंडर हो रही हैं, और हमें तशवीश है कि पाकिस्तान के कलीदी मफादात पे हम इसी तरह बैकफुट पे जाते रहे। तो आप चाहते हैं कि गवर्नमेंट पार्लियामेंट में आके इसकी वजाहत करे? जी बिल्कुल। लेकिन पार्लियामेंट में तो आप लोग खुद नहीं जाते, तो वजाहत कैसे करें? आए ना, पार्लियामेंट में तो वजीर आजम नहीं आते। ठीक है, वजीर आजम की हाजिरियां देखें कितनी है। तो आप चाहते हैं कि वजीर आजम आके वजाहत करें या वजीर खारजा? बड़े बड़े इशूज आए हैं। अभी जब नामूस रसालत पे इतना बड़ा मुजाहरा हो रहा था और हुकूमत ने खुद इजलास बुलाया, वजीर आजम गैर हाजिर। कश्मीर के ऊपर इजलास हो, वजीर आजम गैर हाजिर। ठीक हो, हम किसी वजीर आजम की वजाहत चाहते हैं। वजीर आजम हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो आए और आके सवालात का जवाब दे वहां पर आके। ठीक, और आप शोर नहीं करेंगे जब आएंगे वजीर आजम? अगर वो ना मुनासिब बात करेंगे और वो तसल्ली बख्श बात नहीं करेंगे तो यकीनन हम उनसे पूछने का तो हक रखते हैं ना कि जनाब आप हमारे सवालात का सही जवाब दें। अच्छा ठीक। अच्छा सर, पीडीएम की तरफ आते हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब की कोशिश है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी को वापस ले आए, लेकिन शायद खाकाना भाई साहब ने कहा है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आएगी तो बस नया सेक्रेटरी जनरल भी पीडीएम जो है ना वो अपना कर ले। मरियम साहबा कहती है कि वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। असल बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुद पीडीएम के फैसले को कबूल ना करके उससे अपनी राह जुदा की है, और पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब कह चुके हैं कि अगर पीपल्स पार्टी अपने फैसले पर नजरसानी करती है और पीडीएम के फैसले को कबूल करती है तो उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। तो अब फैसला पीपल्स पार्टी ने करना, माजरत करेगी पीपल्स पार्टी तो फिर दरवाजा खुलेगा। अगर वो अपने फैसले को रिवर्स कर देती है तो वो एक लिहाज से माजरत ही है ना कि उन्होंने अपने फैसले को वापस लिया और पीडीएम के फैसले को अपोजिशन लीडर बना दिया जाता है सेनेट के अंदर, तो फिर जो भी फैसला पीडीएम का था, एक पार्टी डिसिप्लिन होता है ना, एक इत्तेहाद का भी डिसिप्लिन होता है। अगर उसके मुताबिक सब चलें तो वो इत्तेहाद चल सकता है, लेकिन अगर कोई
यकतरफा मनमानी करे तो फिर मुश्किल हो जाती है। यानी यूसुफ रजा गिलानी साहब अगर अपोजिशन लीडर की सेनेट में अपोजिशन लीडर की सीट पे बैठे हैं तो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पीडीएम में दाखिल नहीं होता? जी, अगर बाप पार्टी के साथ मिलकर और हुकूमत के और एक ऐसी पार्टी जिसको इस्टेब्लिशमेंट ने बनाया है उसके साथ मिलकर वो एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन की सीट पर बैठे हैं और वो ये भी कहें कि हम इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ या उसकी मुदाखलत के खिलाफ जो पीडीएम का चार्टर है उस पर भी कारबंद है, तो ये फिर एक बकौल शख्स है, ये तो फिर खुला तजाद खुला तजाद, और ये तजाद आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। जी ओके, लेकिन मियां शहबाज शरीफ साहब के लिए एक्सेप्टेबल है। वो आज मौलाना के पास गए हैं और जाकर उन्होंने कहा जी कोई रास्ता खोलें, कोई दरमियान का रास्ता कोई तजवीज करें। तो अब आप इसका मतलब ये होगा कि नवाज शरीफ का बयानिया और नहीं, मियां आज शहबाज शरीफ साहब ने जो हमें बताया है वो मौलाना साहब की सेहतयाबी के बाद, चूंकि वो कैद में थे और वो उस दौरान नहीं जा सके, तो वो उन्हें उनकी सेहतयाबी पे उनका हाल अहवाल लेने और उन्हें सेहतयाबी की मुबारक देने गए थे। लेकिन सर देखें एएनपी के साथ मियां शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कल दावत, ये सारी चीजें और इसके अलावा जो उनकी आपस की गुफ्तगू है, दो चीजें मुफाहिमत चाहते हैं मियां शहबाज शरीफ साहब। नहीं, इसमें कोई शुबा नहीं कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है और उनका ये कोशिश है कि ऑपोजिशन की जो ताकत है उसको पार्लियामेंट के अंदर हम मुज्तमा रखें, उसको कोऑर्डिनेटेड रखें। दो स्पेसेस अलहदा हैं, एक पीडीएम है और एक पार्लियामेंट्री ऑपोजिशन है। पीडीएम जो है वो एक सियासत के मैदान में पार्लियामेंट से बाहर का मौसर इत्तेहाद है जिसमें कई ऐसी जमातें भी हैं जिनकी पार्लियामेंट में नुमाइंदगी नहीं है। ठीक हो, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो अपोजिशन है, अब बजट सेशन आ रहा है, जो हुकूमत की अवाम दुश्मन तजावीज होंगी या टैक्स का बोझ वो डालेंगे अपनी नाकामी को छुपाने के लिए, तो ये अपोजिशन पार्टीज का फर्ज है कि वो मिलकर मौसर तौर पे हुकूमत की बजट तजावीज जो अवाम दुश्मन होंगी उनका मुकाबला करें। आपकी पार्टी ने अब एक दो फैक्शंस बना लिए हैं, एक जो अपोजिशन का इत्तेहाद, जो डे टू डे अफेयर्स जो पार्लियामेंट के अंदर होंगे उसके ऊपर आप एक दूसरे के साथ मिलेंगे भी, बात भी करेंगे, और दूसरा पीडीएम जो आपने कहा था कि गवर्नमेंट गिराने के लिए हम बना रहे हैं, मैं समझता हूं तो ये अलग होगा, वो अलग होगा। ये एक पार्लियामेंट इसकी स्पेस है जिसमें कि हम कोशिश करेंगे कि ऑपोजिशन की तमाम जमातों का वजन मुत्तहद हो और वो मिलकर हुकूमत का मुकाबला करें। जो पीडीएम है, मैं समझता हूं जावेद चौधरी साहब के पीपल्स पार्टी के निकलने के बाद एक हमें थोड़ा सेटबैक हुआ, लेकिन अब एक अपॉर्चुनिटी भी निकल आई है। वो ये है कि जो बाकी मांदा 8 जमातें हैं ये बहुत सियासी तौर पे आपस में हम आंगी रखती हैं और इनके अंदर एक फितरी तौर पे बहुत कुर्बत है, और ये पीडीएम अब एक आइंदा इंतखाबात के लिए इंतखाबी इत्तेहाद बन सकता है। यानी अगले 2023 की ये स्ट्रेटजी होगी। और उसके बाद अब इसका मतलब ये हुआ कि आपकी पार्टी दो हिस्सों में तकसीम है सर। एक अपोजिशन के साथ मियां शहबाज शरीफ साहब अलाइन हो रहे हैं और वो पार्लियामेंट के अंदर या जो गवर्नमेंट के ऊपर अपोजिशन ने करना है, जो कुछ करना है उसकी प्लानिंग करेंगे, और इधर से मरियम साहब जो है पीडीएम के साथ पार्टी एक है, बयानिया एक है, लेकिन हमारे जो मैदान है वो दो अलग हैं, एक पार्लियामान के अंदर है, एक पार्लियामान के बाहर है। पार्टी के दो मैदान कैसे हो सकते हैं सर? बिल्कुल, एक पार्लियामान के अंदर है, एक पार्लियामान के बाहर। पीडीएम में आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक्सेप्टेबल नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर आपको पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट नहीं है, इसमें कोई अजीब बात नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर जो भी पार्टियां हैं और जो अपोजिशन के अंदर हैं, ये फर्ज है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पे हम सब जमातों को आपस में कोऑर्डिनेट करें और ताकत। तो पीडीएम में भी तो करें ना सर, पीडीएम में क्यों नहीं इत्तेहाद बनाते पाकिस्तान? पीडीएम में हमने तो कभी इनकार नहीं किया और पीपल्स पार्टी को ब्लैंक चेक दिया है कि अगर आप जहां पीडीएम की खिलाफ वर्जी हुई है उस खिलाफ वर्जी को रिवर्स करें और अगर आप पीडीएम के फैसलों का एहतराम करें, हमारे दरवाजे खुले। वैसे बड़ी दिलचस्प बात है कि पीडीएम के अंदर बैठ के जो आप ये कह रहे हैं कि यूसुफ रजा गिलानी साहब हमें एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि अपोजिशन की सीट पे बैठे हुए हैं, और जब आप पार्लियामेंट में जाते हैं तो आप कहते हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब अगर अपोजिशन की सीट पे बैठे हुए तब भी एक्सेप्टेबल है। तो ये तो दो चेहरे हो गए सीधे सीधे कि एक बाहर एक अंदर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जो अपोजिशन की पार्लियामेंट के अंदर हैसियत है वो हमारी यूसुफ रजा गिलानी साहब सेनेट के अंदर वो जो भी है आपको एक्सेप्टेबल है, हम बाहर आपको एक्सेप्टेबल नहीं है। हमने वहां पर एक मुतवाजी इंडिपेंडेंट ग्रुप बनाया है और आजम नजीर तारड़ साहब हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन है सेनेट के अंदर। तो गोया आपकी जो पीडीएम की पॉलिसी है वो सेनेट में वो चलेगी और कौमी असेंबली में मियां शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी चलेगी। कौमी असेंबली में, सेनेट में, मुस्लिम लीग नून में, हर जगह नवाज शरीफ की पॉलिसी चलेगी। शहबाज शरीफ से लेके एक कारकुन तक
हम सब मुत्तहिद हैं और एक ही बयानिए के साथ तो ये जुड़े हुए हैं। तो ये जो पॉलिसी है कि शहबाज शरीफ साहब पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन को लेकर चले और मौलाना फजलुर रहमान साहब पीडीएम के अंदर बैठ के अपोजिशन पार्टीज को लेकर चले, एएनपी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा, इसकी मंजूरी मियां नवाज शरीफ साहब ने दी है? देखिए ये मुख्तलिफ महाज है ना, एक पार्लियामेंट का बाहर कोई महाज महाज नहीं, है, एक एक ही अमली महाज है। सियासत का महाज है, नहीं अलग महाज है। जिस तरह डिफेंस फोर्सेस होती हैं, एक आर्मी होती है, एयरफोर्स होती है, एक नेवी होती है, हर महाज फर्क होता है। तो ये इसी मौलाना तरह फजलुर रहमान पार्लियामेंट साहब के एयर अंदर- फोर्स है या आर्मी है वैसे? नहीं, आप मुझे बताइए ना, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी इस वक्त पार्लियामेंट से बाहर हैं और वो एक अमली मैदान के अंदर पीडीएम जो एक इत्तेहाद है उसकी क़यादत कर रहे हैं। तो इसका और- मतलब ये है कि एक इत्तेहाद है जो पार्लियामेंट के अंदर नहीं है, वो सब लोग बाहर पीडीएम में बैठे हुए हैं और वहां पे आपको यूसुफ गिलानी साहब एक्सेप्टेबल नहीं है, और जो पार्लियामेंट के अंदर एक दूसरा इत्तेहाद है, दो यूसुफ इत्तेहादों की बुनियाद तो गिलानी आपने रख दी सर साहब पे। बहैसियत लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन सेनेट, पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर, दोनों हैसियतों में हमें काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं कि उस फैसले के खिलाफ तो वर्जी सर से कल बचना तो वो आपके डिनर में आए थे सर, वो इसलिए और आपने इस्तकबाल किया वो उनका। इसलिए कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन में बैठी हुई है। तो तमाम वो सेनेटर्स या एमएनएज जो ऑपोजिशन की नशिस्तों पर बैठे हुए हैं, एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन शहबाज साहब का फर्ज है कि वो उन सब की कुव्वत को अब बजट सेशन के अंदर जब बजट की तजावीज आएंगी ज्यादा से ज्यादा मुतहद रखें ताकि हम हुकूमत का मुकाबला कर ओके, सकें। मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब के बयानिए में कोई फर्क नहीं है? बिल्कुल कोई फर्क नहीं। ओके, और अगर मियां शहबाज शरीफ साहब चौधरी निसार साहब के साथ मिलकर कुछ पंजाब में करते हैं तो आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा? वो क्या कर सकते हैं? देखिए इस वक्त जो सियासत है ना 2018 से बहुत आगे निकल गई है और चौधरी निसार साहब तो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा भी नहीं रहे हैं। वो कोई एक ऐसी सियासी जमात के अंदर भी नहीं है जिसमें उनके अलावा कोई दूसरा मेंबर हो। वो तो एक अकेले इनफरादी हैसियत में, आज़ाद हैसियत में मुंतखब हुए हैं और वो खुद कह चुके हैं कि उनकी सियासत अगर के कोई उनका नज़रियात में फार्मूला है तो तब्दीली वो नहीं। फार्मूला आपके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है? उनका फार्मूला उनका ही होगा, मुस्लिम लीग नून के साथ तो कोई ताल्लुक अगर वो मियां शहबाज शरीफ साहब को मना लेते हैं तो फिर? नहीं। वो शहबाज शरीफ साहब वही बात करेंगे जो नवाज शरीफ साहब करेंगे, और अगर किसी ने मनाना है तो नवाज शरीफ साहब को मनाए। ऐसा साहब आपका शुक्रिया ख्वासा। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद पैनल के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं फरह हबीब साहब, इत्तलातुन नशियात के वफाकी वजीर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। शहबाज राना साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, आप इनके तजिए सुनते रहते हैं। और नाज बलोच साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। फरह साहब ये फरमाइएगा सर, ये वाकई आप समझते हैं कि मैशियत पाकिस्तान की ठीक हो गई है? क्योंकि आपने हैरान कर दिया सबको। नहीं देखें, बात यह है, हैरान करने वाली इसमें क्या बात है। मामला ये है कि आप देखें कि कोविड-19, टिड्डी दिल, भारत के साथ फेस ऑफ, उसके अलावा आप देखें कि पीडीएम की ब्लैकमेलिंग, ये तमाम तर चीज़ों के बावजूद जो है वो हमारी मैशियत में कम बैक किया है और इसको इकोनॉमिक टर्न अराउंड कहेंगे। और वैसे इसमें- बाजार बंद है, दुकानें बंद हैं सारे 1.5 साल से, देखें बाजारों, लेकिन मार्केट हमारी ठीक नहीं होगी। नहीं बताते हैं बाजार क्यों बंद है, क्यों नहीं बंद है, उस पर भी आ जाते हैं। देखिए बुनियादी चीज़ क्या है, बुनियादी चीज़ ये है कि अगर आप किसी भी इकॉनमी का अगर मॉडल देखें तो सस्टेनेबल मॉडल्स वही हैं कि आपके मुल्क में जो है वो एक्सपोर्ट बेस इकॉनमी का मॉडल हो, और हमारी उसके exports साथ-साथ- बढ़ गई आपका उसके साथ साथ आपकी जो पैदावार है यानी वो मॉडल हो। ठीक है, गन्ना दूसरा गन्ना हमारा ज्यादा हो दूसरा गया। मॉडल ये मकई था, आ गई, एक चावल बढ़ मॉडल गया। एक मॉडल था इसहाकडार मॉडल। वो मॉडल ये था कि आपका कैमरामैन है, वो कहे जनाब मैंने कर्जा लिया, कर्जा लेके गाड़ी भी खरीद ली, अच्छे कपड़े भी खरीद लिए, बंगला भी बना लिया और कहे मेरी बड़ी तरक्की हो गई हुई। पता चले 5 साल बाद आके जिसने कर्जा दिया उसने गला पकड़ा हुआ है और वो घर भी नीलाम कर रहा है, गाड़ी भी छीन रहा है अब हमारी और जो मैशियत पूरे मुल्क है, में जलालत भी करवा रहा है पूरी दुनिया में। वो गन्ना है, वो नहीं, मकई है, वो चावल है, वो गंदम है, यानी एक 3 क्रॉप्स ऐसी हैं जो ज्यादा हो गई पाकिस्तान में। रुक जाए ना, तो एक्सप्लेन कर लेते हैं मामला क्या है। मामला ये है कि हमारी एक्सपोर्ट्स में तेजी से इजाफा हुआ, हमारी एक्सपोर्ट्स में 13% इजाफा हो गया, 13.5%। इसी के साथ साथ हमारी पैदावार में इजाफा, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में इजाफा आपका 9%। फिर आपकी एग्रीकल्चर ग्रोथ में गन्ने में 22% इजाफा, बम्पर क्रॉप आपकी जो है हो गई वीट की हो गई, मेज़ 7.1%,
इवन आपकी राइस में 13% इजाफा, ठीक हो। इन तमाम अच्छा, वैसे बड़ी इजाफों से किसान दिलचस्प की बात जेब में यह है- पैसा गया है। दिलचस्प बात यह कि शौकत तरीन साहब को 39 दिन पहले ये इकॉनमी जो है बड़ी खतरनाक नजर आ रही थी और उनका ख्याल ये था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। आपको याद होगा वो इसमें बड़े वोकल थे और वो कहते थे कि पाकिस्तान को तबाह कर दिया, और 39 दिन बाद आके उनको महसूस हुआ करनी बड़ी मैं जबरदस्त तो- ग्रोथ है और पाकिस्तान तरक्की कर रहा है और हम रिकॉर्ड कायम करते हैं। अगले साल 5 देखें हमारी ग्रोथ बड़ा सादा सा फार्मूला है। देखें बात क्या है, बात यह है कि आपकी आज जो अजाफी बिजली के यूनिट्स आ गए हैं कंजम्पशन के, कि आपकी 6.5% ज्यादा बिजली इस्तेमाल हुई। बिजली वहीं इस्तेमाल होती है जहां पे पैदावार बढ़ती है। ठीक। अगर आपके 9.5 लाख, अगर आपके 9 लाख मोटरसाइकिल बिक रहे हैं तो वो मजदूर लेता है ना, आम आदमी लेता है। उसकी जेब में पैसा आया तो उसने मोटरसाइकिल भी खरीद लिया, उसने गाड़ी भी खरीदी, किसान ने ट्रैक्टर भी अब ये खरीदा। राणा साहब आप वेल्थ साइकिल है ना, बताएंगे राणा साहब वेल्थ साइकिल है। वैसे राणा साहब ये फरमाइएगा कि हफीज शेख साहब और शौकत तरीन साहब के दरमियान कौन सी ऐसे जो एक ग्रे एरिया था कुछ दिनों का, उसमें कौन सा ऐसा मिरेकल हुआ कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी चल गई? अच्छा खैर, अभी तो शौकत तरीन साहब ने पूरे तरीके से अभी चार्ज संभाला भी नहीं है, तो उनको तो कोई क्रेडिट किसी चीज़ का जाता नहीं। जो भी अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है वो हफीज शेख साहब की पॉलिसीज थी 1 साल की, उसकी वजह से हुआ। इसमें जो टेक्निकली तो ये चीज़ है कि जब आपकी इकॉनमी बिल्कुल बंद हो, आपकी जीरो ग्रोथ, और जीरो से आप जब जितने भी 1% भी ऊपर जाएंगे तो 100% होता है। इनको एक जो सबसे बड़ा फायदा मिला ना, वो इनको लो बेस का मिला। जैसे ये बता रहे हैं कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है पिछले साल आपकी नेगेटिव में थी, तो इस दफा वो थोड़ी सी ग्रोथ है और 9-10% ग्रोथ आ रही है। अभी अप्रैल मई के महीने में आपको 50-60% ग्रोथ दिखाई देगी, लेकिन नंबर जो वो इल्यूजन होती है उसमें एक्चुअल रियलिटी नहीं है, क्योंकि पीछे आपकी ग्रोथ नेगेटिव थी। 2-3 बातें मिनिस्टर साहब ने की हैं। एक तो उन्होंने बिजली का जिक्र किया, जो इन्हीं के नेशनल अकाउंट्स कमेटी के नंबर अप्रूव हुए हैं उसके अंदर जो बिजली और गैस की जो जनरेशन और कंजम्पशन में 23% कमी हुई है। ठीक। अगर मुल्क के अंदर उसकी गैस के और बिजली कंजम्पशन में 23% उसमें रिडक्शन है और इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो मुसलसल तीसरे साल से गिर रही है और इस दफा भी गिरी है, तो आपकी ग्रोथ जब आती है इतनी तो उस पर क्वेश्चंस आते हैं। नंबर 1 ये कह रहे हैं कि पीएमएलएन ने कर्जा लिया, बिल्कुल लिया। जो बेड़ा गर्क होना शुरू हुआ ना, जो फॉरेन लोन्स मैसिव लिए गए, वो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पीएमएलएन के दौर से स्टार्ट हुआ और इन्होंने आके इसको पीक पे लेके जाया। बिल्कुल 15,000 वो आप बाकी तो छोड़े, इनके जो अभी मैं बैठा आपके प्रोग्राम में आने से पहले जो स्टोरी बना रहा था, जो 10 महीनों के अंदर इन्होंने कर्जे लिए ना, गैर मुल्की कर्जे, वो 10 अरब डॉलर से ज्यादा है। इसमें आईएमएफ का कर्जा मैंने शामिल नहीं किया क्योंकि वो उसकी सेपरेट ट्रीटमेंट करते हैं। चीन से कुछ हमने ट्रेड फाइनेंस फैसिलिटी ली, वो इलाज कुछ 13 अरब डॉलर तो ये ले चुके हैं 10 माह के अंदर। ठीक है, यानी तो 10 माह में 13 अरब डॉलर, 10 माह में 13 अरब डॉलर का कर्जा पीटीआई की हुकूमत ले चुकी है। ठीक है, और इसमें से 90% तकरीबन तो इसमें अभी आईएमएफ का कर्जा शामिल नहीं है। इस साल में जो आया ना $500 मिलियन, वो शामिल नहीं है। 1.5 अरब डॉलर की चाइना की एक वो ट्रेड फाइनेंस फैसिलिटी है, वो शामिल नहीं है। 10 अरब डॉलर में 13 में वो शामिल हो जाता है, क्योंकि ये इसकी ट्रीटमेंट अलग करते हैं अकाउंटिंग की। अगर इतना मैसिव कर्जा ले रहे हैं और उसमें तकरीबन 88% या 90% जो कर्जा है ना, वो आपने बजटरी सपोर्ट के लिए लिया है। उसका मतलब ये है कि वो पैसा आपने किसी इकोनॉमी के प्रोडक्टिव सेक्टर में नहीं लगाया, उसे कोई डैम नहीं बनाया। तो जब वो आपने 90% कर्जा वापस करना है, जो भी हुकूमत इनकी होगी अगली होगी, वो फिर नया कर्जा लेगी। जिस तरह आज ये बददुआएं दे रहे हैं पीएमएलएन को, कल पीटीआई को कोई बददुआएं सारा पूरा करने के लिए, क्योंकि इनकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी। ये जो भी कहते रहे इनकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी, वो थोड़ा कह रहे हैं बहुत बढ़ गई। देखिए आज जैसे उमर साहब भी कह रहे हैं 13% कह रहे हैं। इन्हें कहेंगे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स को, दोनों सरकार के इदारे इकट्ठा बिठा लें और दोनों हो सकता है उन दोनों को ना पता चला और गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट आगे इंक्रीज आ रहा है, 2-4-6% इंक्रीज आ रहा है, ये हमारे लिए काफी नहीं है। मसला ये है कि अगर आपने बाहर 20 अरब डॉलर देना है और आपकी आमदन 10 अरब डॉलर हुई, 10 अरब डॉलर का गैप है। ठीक है, फॉरेन रेमिटेंसेस। आपका ख्याल है कि गवर्नमेंट गलत बयानी कर रही? गवर्नमेंट गलत बयानी नहीं कर रही, गवर्नमेंट पूरा सच नहीं बता रही। इनकी सच क्या इसमें कोई शक वाली बात नहीं। जो इकोनॉमी की डायरेक्शन है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, वो बेहतर हुई है। जब आप नेगेटिव से 3-3.5% की ग्रोथ ले लेंगे ना, तो बुरी नहीं है इन हालात के अंदर। इन्होंने कोशिश ये की कि हम 4% का जो एक डिजिट अपने साथ लगा लें, उसको ताही में ये इनको सारी इस वक्त जो है ना तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। मेरा ख्याल है इन्होंने वही काम किया है। मसला 4% से है, लेकिन आपको ये मसला नहीं है कि ग्रोथ हुई। ग्रोथ तो हुई है ना, ये आप मानते हैं। आपको मसला 4%। जितनी ग्रोथ हुई उतनी बताए ना। अब आप अचानक 4 पे चले गए नेगेटिव से, तो जाहिर है एक सरप्राइज आपने तो गड्डी में डाल दी। लेकिन ग्रोथ हुई है, वो ये मान रहे हैं कि ग्रोथ हुई है, इसमें तो कोई इनकार वाली बात ही नहीं। और ग्रोथ पैदावार बेस और एक्सपोर्ट बेस हुई।
देखो मेरा ख्याल ये है कि आपने फसलों को भी पहले काउंट कर लिया, अभी वो आई नहीं है। चौधरी साहब इनका वीट का नंबर ठीक नहीं जी नंबर ठीक नहीं है। अच्छा अभी ये बात में वीट आपसे के तो वीट का नंबर तो जो है आपके सूबों से आता है ना, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स तो यूएन की मेथोडोलॉजी फॉलो करती है। गवर्नमेंट जब ये कह रही है कि हमारी मैशत ठीक हो गई है तो आप लोगों को यकीन क्यों नहीं आ रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं समझती हूँ कि इस हुकूमत ने जितनी पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर वजीर खजाना साहब जो है, जो कि अब चले के होंगे जिस तरह पहले वो चले जाया करते थे मुल्क से बाहर, या तो वजारत में होते हैं या मुल्क से बाहर होते हैं। जी बिल्कुल। और वो बल्कि उन्होंने सेनेट के इलेक्शंस में भी कहा था कि मैं अगर नहीं बना तो मेरा क्या है, मैं अगली फ्लाइट पकड़ूंगा और बाहर चला जाऊंगा, और वही उन्होंने किया होगा यकीनन। लेकिन एक बात हुई कि वो आपका तोहफा है, याद रखिए। नहीं लेकिन देखें बड़ा उसको चले तो इसका मतलब है कि पीटीआई समझती थी कि हमारी माशी पॉलिसीज जो है वो सही थी, इसीलिए उनको अडॉप्ट करने के लिए उन्होंने वही हमारे ही लोगों को आजमाने की कोशिश की। देखिए बात यह है कि फ्लोर ऑफ द हाउस फिगर फजिंग यहाँ पे होती रही है। इन्होंने गलत फिगर्स दिए हैं, गलत स्टैटिस्टिक्स, गलत नंबर्स, आदाद शुमार हुकूमत बताती रही है। खुद फाइनेंस मिनिस्टर गलत आदाद शुमार बताते रहे। स्टेट बैंक के फिगर्स कुछ होते हैं, इनके फिगर्स कुछ और होते हैं। आईएमएफ ने 1.3 बताया था, जीडीपी जो है वो 1.3 शो की थी कि 1.3 तक इंडिकेट किया था, लेकिन इन्होंने कहा कि जीडीपी 3.1 है। अच्छा हकीकतन अगर आप देखें कि पर कैपिटा इनकम, जो भी फारूक बात कर रहे थे कि जी हालात अच्छे हो गए, मोटर बाइक्स बड़ी निकली हैं, लोगों ने खरीदा होगा, जेबों में पैसा आया होगा, मैं पूछना चाहती हूँ कि पर कैपिटा इनकम जो है जहां पे $1550 थी वो $1100 तक आ चुकी, तो पर कैपिटा इनकम तो कम हो गई है आपकी। फिर उसके बाद इकोनॉमी तो बेहतर हो रही है ना। अच्छा इकोनॉमी कैसे बेहतर हो रही है? इकोनॉमी कैसे बेहतर? 30 नहीं, पर कैपिटा इनकम आपकी इंडिकेट करती है कि इकोनॉमी एक आम आदमी की माशी हालात जो है वो कितने अबतर हुए हैं या बेहतर हुए हैं, ये तो आपकी पर कैपिटा इनकम आपको शो कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। फिर आप ये देखें कि आम आवाम की बेसिक बुनियादी चीजें क्या हैं। दवाई की कीमत 400% इजाफा। आप मुझे बताइए कैसे आप कह सकते हैं कि गरीब के हालात अच्छे हुए? फिर आप देखें आटा बहरान, चीनी बहरान, % महंगी दवाई खरीद तो आटा बहरान, मतलब है उसके बाद आटा बहरान, चीनी बहरान, और उसके बाद ये कि एक एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री, एक एग्रो बेस्ड कंट्री जो है वो आपका गंदम भी हम बाहर से मंगवाने में मजबूर हो गए, हम चीनी भी बाहर से इंपोर्ट करने में मजबूर हो गए। तो ये हुकूमत की कौन सी कामयाब पॉलिसीज हैं? फिर इन्होंने जो अपना इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया 13.5% के ऊपर इंटरेस्ट रेट लेकर खुद गए, फिर उसके बाद ये खुद गलतियां करते हैं, फिर उसके बाद जब थोड़ा सा रिवर्स करके इनको होश आती है और ये पीछे जाते हैं तो कहते हैं वाजी हमने बड़ा चंगा कम किया है, तो वो इनका हिस्से में नहीं आता। वो जो क्रेडिट ये लेने की कोशिश करते हैं, जिनको ये चोर डाकू डकैत कहते थे। 5.8% पे जीडीपी तो मिली थी ना इनको। कर्जे आप देखें, मुल्क की तारीख में सबसे ज्यादा तेजी से लेने वाले कर्जे लेने वाली हुकूमत ये है। ये गालियां देते थे उनको, ये कहते थे जो कर्जे लेता है वो चोर है, वो डाकू है, वो आईएमएफ के आगे भीख मांग रहे हैं। उनका तो बहुत बड़ा कचकोल है, आईएमएफ के सामने लेकर वो खड़े हुए हो जाते हैं। हम तो आएंगे अगले दिन आईएमएफ के मुंह पे पैसा मारेंगे। तो फिर क्या हुआ कि आईएमएफ के आगे घुटने टेक कर ये हुकूमत पहले दिन से बैठ गई। तो और इनकी गलत पॉलिसीज की वजह से आप देखें, आज आप मुझे बताइए इनकी जो फाइनेंस की जो इनकी आदाद शुमार है उनको मैं कैसे बिलीव करूं? इनके पास तो खुद एक सिमत नहीं है। एक्चुअली खुद पीटीआई फाइनेंस के मामले में एक पेज पे नहीं है। असद उमर साहब की पॉलिसीज टोटली कुछ और है, हफीज शेख साहब किसी और डायरेक्शन में जा रहे थे, और शौकत तरीन साहब कहते हैं कि 2.5 साल में कुछ गलत होता रहा और वो उनको भी इन्होंने जिम्मा सौंपा दिया। तो ये 39 दिनों में ठीक कर लिया उन्होंने वैसे। हाँ, अब आप देखिए 30,000। अच्छा 30,000 आप ये देखें ना, ये वो लफाजी में तो मुझसे ये कर रहे हैं लेकिन अगर मसला ये है कि अब अगर हफीज शेख साहब ने ठीक किया था तो उनको फारिग क्यों कर दी? अच्छा 30,000 अगर वो गलत करते रहे तो आज के कैसे ठीक निकला है? असद उमर साहब को पहले इकोनॉमी का चैंपियन शो किया इन्होंने कहा असद उमर साहब आएंगे, वन फाइन डे पीटीआई की हुकूमत होगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। 30,000 अरब से 45,000 अरब कर्जा लेने वाली हुकूमत जवाब दे के वहां पे और इस बोझ को कौन उतारेगा? महसूस होता है कि हर चीज बड़ी जबरदस्त है, लेकिन जब प्रैक्टिकली देखें तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़। आप देखें सीमेंट ब्लैक में बिक रहा है, और ब्रेक के सीमेंट ब्लैक में बिक रहा है। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। राना साहब फरमाइएगा सर, ये गंदम के बारे में मैं आता हूँ आपकी तरफ, गंदम के बारे में जो गवर्नमेंट ने मुझे रिस्पॉन्ड कर देना ना, अच्छा खाद का हो गया ना, नहीं एक अच्छा चले हो गया, मुझे रिस्पॉन्ड कर देना। इनसे खाद का भी पूछें, ये जो एग्रीकल्चर की बात करते हैं खाद का बताएं कि 2,500 रुपए से 5,000 रुपए कैसे खाद पहुंचती है? चलें आप गंदम की बात ना करें ना, आपके पास हिंद में ऐसे चूहे हैं जो 14 अरब की गंदम आप इस पे आ जाए। आप क्या बात करते हैं गंदम की? देखें मसला ये है
कि जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में मुझे सिर्फ कंपैरिजन होता है ना आपका पिछली हुकूमत के साथ। एग्रीकल्चर में आपकी ग्रोथ जीरो नहीं नेगेटिव थी पिछली हुकूमतों में। आपने जोनिंग नहीं की उन एरियाज में। कॉटन ग्रोइंग एरियाज के अंदर आपने ऐसी फसलें भेज दी कि जहां पर आपकी वैल्यू एडेड होती थी, कॉटन के अंदर आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ती थी। आज हमारे आपने ठीक कर ली। आपको सुन लेना, हमारी कॉटन यहाँ पर मसला क्या है, हम 3.5% का भी हुकूमत को क्रेडिट देने को तैयार नहीं है। हम बड़ी मुश्किल से कह रहे हैं कि जनाब 3.5% हुई है, 4% नहीं हुई। मसला क्या है? मसला यह है कि ये शहबाज राना साहब बैठे हैं इसी मुल्क के अंदर तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए। नवाज शरीफ ने क्या कॉम्प्रोमाइज किया कि सिंध में हमारी सनतों के लिए गैस का रेट कुछ था, पंजाब में कुछ था। हमारी हुकूमत ने आते साथ जो आपकी 60% इंडस्ट्री पंजाब में लगी हुई थी, इक्वल रेट किया, उनके रिफंड्स दिए। DLTL आज एक बटन के ऊपर जो है वो उनको वापस करते हैं। कैश लिक्विडिटी का इशू उनका हल किया। FBR के सिस्टम में उनके लिए आसानियां पैदा की। बिजनेसमैन को कॉन्फिडेंस मिला। 500 अरब रुपए की स्टेट बैंक टफ की स्कीम लेकर आया। 2%, 3%, 4% पे कभी एलसियां नहीं खुली। नई मशीनरी आ रही है, नई डिजिटल मशीनरी आ रही है, स्पिनिंग मिल्स आ रही है। ये आगे आपकी ग्रोथ 13 अरब डॉलर का कर्जा, ग्रोथ ही ग्रोथ है। आखिरी किसने अदा सर किया? एक मिनट, जो आप 13 अरब डॉलर की बात करते हैं, मुझे आप ये बताएं कि जो कर्जा इन्होंने लिया था PMLN ने लिया। एक मिनट सुन लेना, आप अपना हिसाब नहीं, अपना हिसाब नहीं है। मैं जो आपको बेसिक बुनियादी चीज बताना चाह रहा हूं कि आप स्टीरॉइड लगाकर मसल्स दिखाएं कि 5.5% ग्रोथ है। जब वो स्टीरॉइड का असर खत्म होगा तो आप अपनी वापस हालत में आ जाएंगे। ग्रोथ जेन्युइन है, हमारी ग्रोथ जेन्युइन है। तरसीलाते ज़र जो है वो जेन्युइन है। तो ये वही कर्जे जिनके ऊपर आप इनको गालियां देते हैं। एक मिनट, रोशन डिजिटल अकाउंट जो है वो जेन्युइन है। आपके स्टेट बैंक के जो रिजर्व्स बढ़े वो जेन्युइन है। एक मिनट आपको सर आखिरी बात सब आखिरी गल कर लेते। वो देखें उनका लास्ट बात इन्होंने फिर बड़ी बातें करनी, जरा सुन लें। इंडिया की जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है आपका अप्रैल मार्च का, जो उनका 2020-21 का -8% ग्रोथ। यूके 9.4, सुन लें, यूके -9.9%, बांग्लादेश 1.1%, टर्की 1.18%, इजिप्ट 3.3%। पाकिस्तान अगर जो है वो ग्रो कर रहा है इन नामसाइद हालात में, जो IMF प्रोजेक्ट अगले साल रिकवरी का है, आप ये चाहते हैं यहाँ पर हम बेहतरी दिखा रहे हैं। उस बेहतरी को दिल खोल के अप्रिशिएट करें कि हुकूमती इक़दामात। चौधरी साहब, अपने दो अजीम सियासतदानों के दरमियान मुझे बिठा दिया, ये बड़ा गलत किया आपने। देखिए, इसमें अच्छा नहीं लगता इनको कॉन्ट्राडिक्ट करें, बट रियलिटी ये है कि ठीक है, PMLN के कर्जे लिए वापस कर रहे हैं। जो PMLN के कर्जे लिए थे इन्होंने, वो 8 अरब डॉलर वापस किए इन्होंने। मैं सिर्फ 10 माह की बात कर रहा हूँ। 8 अरब डॉलर वापस किए, 13 लिए, तो इसका मतलब 5 अरब डॉलर तो इन्होंने सिर्फ एडिशनल लिया, इसलिए कि आपकी बरामदात उतनी नहीं है। डिवैल्यूएशन का इफेक्ट भी डाल तो मैंने तो नहीं की ना सर, आपकी गवर्नमेंट ने की। डिवैल्यूएशन का ताल्लुक इससे वैसे एक बात कर रहा हूँ, इसहाक डार इतने डॉलर राणा साहब छोड़ के गए, सच्ची बातें होती हैं। डॉलर जो है ना उसका नहीं, आपके 15 दिन के रिजर्व से आप क्या बात करते हैं? डिवैल्यूएशन 10 बिलियन डॉलर आपने वापस करने थे। चलिए, अच्छा फारूक साहब, देखिए इसमें अब हकाई की बात कर लेते हैं। मैं रोशन डिजिटल अकाउंट, मुझे हैरानगी होती है ये प्राइम मिनिस्टर साहब को किस किस्म की पट्टियां पढ़ाते हैं। क्या रोशन डिजिटल अकाउंट सरमायाकारी है या कर्जा है? ये जरा चेक कर लें। ये पैसे जो है वो कौन भेज रहा है पाकिस्तान? किस रेट पे भेज रहा है? 7%। सर रेट को छोड़े ना, एक मिनट रुक जाए। ये पैसा 10% में सर, ये पैसा 1 मिनट 50 बिलियन, यहाँ 14% पे आप नहीं 1 मिनट छोड़े जी, 14% रुपए के अंदर है। 3 साल के कलील मुद्दत कर्जे लेते रहे, और ये 6 माह का 7% में एक आउट ऑफ द बुक्स आप आपके पास पैसा आ रहा है, आपके बैरून मुल्क पाकिस्तानी भेजने जिनका पैसा बाहर पड़ा हुआ। गलत बात, आपने उनके लिए एक अट्रैक्शन क्रिएट की है। टोटल गलत बात है। आपका, मैं हर कर्जे को कभी भी डिफेंड नहीं करता ना, जो भी गवर्नमेंट कर्जे ले रही है, इनकी ले रही है, पिछले वालों ने लिया, गलत किया। रोशन डिजिटल अकाउंट एक कर्जा है शॉर्ट टर्म का, 3 माह से लेके 1 साल का, 7% का इंटरेस्ट रेट है, और दुनिया में US ट्रेजरी का रेट 1% रुक जाए। अच्छा, ये कर्जा, 1 मिनट सुन लें। इस कर्जे के साथ ये शर्त तो नहीं है ना कि आपने बिजली की रेट बढ़ाने हैं, आपने टैक्सेस लगाने हैं। 1 मिनट फरूक भाई, उससे बचे ना, उससे बचे। ये आपके पाकिस्तानियों का पैसा फरूक, देखिए आपने ऑलरेडी जो बिजली के रेटों में इजाफा, आपने ऑलरेडी जो कर्ज नहीं है, मेरी बात सुनिए, बिजली के रेट में जो आपने ऑलरेडी
ऑलरेडी इजाफा किया, आपने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया, आपने चीनी तक आवाम को नहीं छोड़ा, उसकी कीमतों में इजाफा किया, दवाओं की कीमतों में आपने इजाफा किया, खाद आपने 2500 से 5000 पे ले गए, उसके बाद आप कह रहे जी हमने गरीब को बड़ा पैसा दे दिया उसके जेब में। फिर आप मुझे ये बताएं, सीमेंट बहुत ज्यादा बिक रहा है, मोटरसाइकिलें बहुत ज्यादा बिक रही ये हैं। देखें, लेकिन मकान नहीं बन रहा है, सीमेंट बिक रहा है, मकान नहीं बन रहा है। अच्छा, फिर वो 50 लाख जो घर इन्होंने देने थे और 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बीआईएसपी प्रोग्राम में खवातीन जाके कह रही हैं, BISP प्रोग्राम जिसको दुनिया मानती है, उस प्रोग्राम को, उस इनिशिएटिव को बेनजीर भुट्टो का नाम हटा के आप कहते हैं कि जी हमारा नाम है, ये हम मैं पैसे दे रहा हूँ, ये क्या सोच है आपकी? फिर आप मुझे बताइए, कोविड को लेकर जो 1200 अरब आए थे, अभी तो वैसे उसकी एहसास प्रोग्राम रेगुलरिटीज अच्छा खुल है, गई इसमें हैं। कोई शक नहीं। राणा साहब ये फरमाइए, बीआईएसपी प्रोग्राम अच्छा था, उसका नाम बदल दिया। एक मिनट है, नहीं, राणा साहब अच्छा को नहीं, महंगाई मुझे कंट्रोल बताएं, कोविड के जो 1200 अरब आए थे, आईएमएफ ने दिए थे कोविड को लेकर, जो 1200 अरब आए थे, उसमें जो नहीं ऑडिटर आए। जनरल की और रिपोर्ट कोई आई नहीं, है, 1200 आ गया, क्या हो गया? नहीं आए 1200। रेगुलरिटीज उसके अंदर हुई है, ऐसा आए थे उसका बताइए। 1.4 बिलियन राणा डॉलर आया साहब था। तुसी शागिर्दी चलो वो नहीं सर, मैं किसी भी शागिर्दी चला ना, मेरे बड़े ऑडिटर बने। 1.4 बिलियन डॉलर आए हैं, तो आपका ऑडिटर जनरल 1200 का स्पोक्सपर्सन है, लेकिन आपके फिगर्स ठीक शेयर करें। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट मेरा ख्याल वो उस चीज से कंफ्यूज कर 1200 बिलियन का पैकेज ऑडिटर जनरल की सुनिए। अच्छा, ये फरमाइए महंगाई कंट्रोल हो सकती है। ये छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्री आप जो महंगाई हुई है ना अभी तक 3 साल में, वो 2-3 बुनियादी फैक्टर, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गलत फैसले, एक्सचेंज रेट को उन्होंने मैसिवली डिवैल्यू कर दिया, इतना होना नहीं चाहिए था, होना चाहिए था, जरूरत से ज्यादा कर दिया, इसलिए फिर जब दबाव आया पिंडी इस्लामाबाद से तो वो वापस भी आ गया एक्सचेंज रेट। अच्छा, दूसरा जो गलत फैसला एडमिनिस्ट्रेटिव, हम फेडरल गवर्नमेंट को ब्लेम तो करते हैं, जो कीमतें कंट्रोल करना इनका काम नहीं है, ये आईसीटी हद तक रिस्पॉन्सिबल है, नंबर 1, और नंबर 2 इनके 2 गलत फैसले थे जो इन्होंने गंदम और चीनी मुल्क से बाहर भेजी, उसका खमियाजा ये भुगतना बताएं कि सूबे में सबसे ज्यादा कीमतें ज्यादा है, सच्ची गल दसो। कराची ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। कराची किधर आता है? सिंध में आता है, हफ्ते तो पंजाब में आता है। चीन के अंदर राणा साहब सच बोलो जब ना, महंगाई होगी, फैसलाबाद का हक अदा करो ना, जरा नहीं, बोलो जब दसो। मैं न्यूट्रल बात करूं, कराची में महंगाई कराची 70% कराची रेवेन्यू वो ये प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। ये भी 70% रेवेन्यू कराची देता है, ये भी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। ख्वाजा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।